नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है ओशो रजनीश। एक ऐसा नाम जिसके साथ आध्यात्मिकता, विवाद और एक तरह का आकर्षण सब जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन, उनके दर्शन और उनके प्रभाव पर काफी जानकारी है और आज हम कोशिश करेंगे इस जटिल शख्सियत को थोड़ा समझने की। सही, मतलब चंद्रमोहन जैन से भगवान श्री रजनीश और फिर ओशो बनने तक का उनका सफर। उनके खास विचार क्या थे, ये जो इतने विवाद हुए, और उनकी विरासत आज क्या है। बिल्कुल। ओशो का जीवन जो 1921 में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और 1990 में पुणे में उनकी मृत्यु हुई, वो वाकई किसी कहानी जैसा है। उनकी सोच ने लाखों लोगों को छुआ, पर उनके तरीकों पर सवाल भी उतने ही उठे। तो चलिए उनके दर्शन से शुरू करते हैं। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगती है कि उन्होंने कितनी सारी अलग अलग परंपराओं से प्रेरणा ली, हिंदू, बौद्ध, ताओ, सूफी, ईसाई भी। हाँ। पर वो किसी एक से बंद कर नहीं रहे। ये अपने आप में उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी बात थी, है ना? हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्थापित पंथ या परंपरा की जो अंतिम सत्ता होती है उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। उनका जोर हमेशा व्यक्तिगत अनुभव पर रहा। खुद की जागरूकता, ध्यान। वो कहते थे कि सच कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, किसी गुरु या किताब से नहीं। उसे खुद खोजना होगा। हाँ, उसे खुद ही खोजना पड़ेगा। और इसी वजह से उन्होंने जो संगठित धर्म थे उनकी बहुत तीखी आलोचना की। उन्हें एक तरह से इंसानी चेतना को कैद करने वाला ढांचा बताया। कहा कि ये दमनकारी हैं, पुराने पड़ चुके हैं। और उनका वो जीवन को एक उत्सव की तरह देखने का नजरिया, प्रेम, हंसी, ध्यान, सब कुछ एक साथ, ये उनके अनुयायियों को शायद बहुत पसंद आता था। निश्चित रूप से। देखिए, उन्होंने जीवन के जो भौतिक पहलू हैं और जो आध्यात्मिक पहलू हैं उनको अलग करके नहीं देखा। हाँ। उन्होंने कहा कि इन दोनों को एक साथ अपनाना है, और इसी सोच से उनकी कुछ खास तकनीकें और अवधारणाएं निकली। जैसे एक है सक्रिय ध्यान, यानी डायनामिक मेडिटेशन। हाँ, इसके बारे में मैंने काफी सुना है। ये सामान्य ध्यान विधियों से अलग कैसे है? मतलब क्या फर्क है? ये काफी अलग है, बहुत अलग। इसमें सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है। अच्छा। इसकी प्रक्रिया में जैसे तेज और गहरी सांसें लेना, फिर जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको चीखकर या रोकर या किसी भी तरह बाहर निकालना। ओहो। शारीरिक उछल कूद, मूवमेंट, और फिर उसके बाद गहरा मौन और शांति। तो ये एक तरह से शरीर और मन दोनों को झकझोरने जैसा है। हाँ बिल्कुल। ये शरीर और मन की जो गांठें हैं उनको खोलने का एक बहुत एक्टिव, एक कैथार्टिक तरीका था, जो पारंपरिक शांत ध्यान विधियों से एकदम अलग था। और वो दूसरी उनकी मशहूर अवधारणा जोरबादी बुद्धा, ये नाम सुनने में ही थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ लगता है। ये उनका एक नए मनुष्य का आदर्श था, एक आइडियल। इसमें उन्होंने दो चरित्रों को मिला दिया। कौन से? एक तो निकोज कजांजक इसका पात्र है, जोरबा द ग्रीक। वो एक ऐसा किरदार है जो जिंदगी के जो भौतिक सुख हैं, डांस है, संगीत है, उसमें एकदम डूबा रहता है। ठीक है। और दूसरा किरदार है गौतम बुद्ध, जो परम आध्यात्मिक शांति और ध्यान के प्रतीक हैं। तो जोरबा और बुद्ध एक साथ। हाँ। ओशो का आदर्श इंसान वो था जो जोरबा की तरह जमीन से जुड़ा रहे, जीवन का रस ले, और साथ ही बुद्ध की तरह वो आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी पाए। मतलब भौतिकता और आध्यात्मिकता का एक संगम। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक आदर्शवादी विचार। पर क्या ये व्यवहारिक था, खासकर जब हम ओशो के जीवन के दूसरे हिस्से को देखते हैं, मतलब वो सारे विवाद? बिल्कुल। और यहीं पर आकर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। देखिए, विचारों का आकर्षण तो था, लेकिन 1980s के दशक में जब वो अमेरिका गए। हाँ, ओरेगन में। हाँ, ओरेगन में। और वहां रजनीशपुरम नाम का एक बहुत बड़ा, एक आत्मनिर्भर शहर जैसा बसा दिया, तब विवादों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। किस तरह के विवाद? स्थानीय लोगों से जमीन को लेकर, संसाधनों को लेकर टकराव हुए। बहुत सारे कानूनी पचड़े शुरू हो गए। उन पर और उनके संगठन पर आया प्रवासन कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। और सिर्फ कानूनी लड़ाइयां ही नहीं थी, शायद कुछ और भी गंभीर हुआ था। हाँ, बात उससे भी आगे बढ़ गई। 1984 में उनके ही कुछ अनुयायियों ने वहां के स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर एक जैविक आतंकी हमला किया। क्या? जैविक हमला? हाँ, सैल्मोनेला पॉइजनिंग फैलाई गई थी। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी बायो टेरर घटनाओं में गिनी जाती है। ये बहुत ही एक भयानक मोड़ था। ये तो वाकई बहुत गंभीर है। हाँ। हालांकि ये कहा जाता है कि ओशो सीधे तौर पर इस हमले में शामिल नहीं पाए गए थे, लेकिन इस घटना और वो जो आया प्रवासन धोखाधड़ी के आरोप थे, उन्हीं के चलते
1985 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर एक समझौते के तहत उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया, जिसके बाद वो भारत लौट आए। तो जाहिर है उनकी विरासत को लेकर लोगों की राय एकदम बटी हुई होगी। एक तरफ इतने गहरे आध्यात्मिक विचार, दूसरी तरफ इतने गंभीर आरोप और विवाद। बिल्कुल सही कहा। वो हमेशा से ही एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति रहे हैं। आज भी लाखों लोग हैं जो उन्हें एक प्रबुद्ध गुरु मानते हैं, जिनकी शिक्षाओं ने उन्हें एक नई राह दिखाई। और दूसरी तरफ बहुत से लोग उन्हें एक विवादास्पद पंथ नेता के रूप में देखते हैं, जिनके तरीकों में नैतिकता की कमी थी, जिनके संगठन पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उनका प्रभाव आज भी है। उनकी किताबें, जो असल में उनके प्रवचनों का ही संकलन है, हाँ, जैसे संभोग से समाधि की ओर है, या द बुक ऑफ सीक्रेट्स, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, ये सब आज भी दुनिया भर में खूब पढ़ी जाती हैं, बेस्ट सेलर है। ये सच है। और पुणे में उनका जो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है, वो आज भी सक्रिय है। दुनिया भर से हजारों लोग वहां उनकी ध्यान तकनीकों और विचारों का अनुभव करने आते हैं। तो ये उनकी विरासत का एक जीता जागता प्रमाण तो है ही। तो कुल मिलाकर ओशो रजनीश एक पहेली की तरह है। गहरे दार्शनिक विचार भी हैं, जीवन जीने का एक बिल्कुल अनूठा अंदाज भी, और साथ ही साथ गंभीर विवादों का साया भी। उनका असर, चाहे अच्छा माने या बुरा, आज भी महसूस होता है। बिल्कुल। और अंत में शायद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ओशो का वो जोरबादी बुद्धा का आदर्श, हाँ, मतलब भौतिक जीवन का आनंद भी लेना और आध्यात्मिक गहराई भी पाना, दोनों को एक साथ साधना। इस आदर्श को उनके अपने आंदोलन से जुड़े जो वास्तविक दुनिया के विवाद थे, वो कानूनी लड़ाइयाँ, वो नैतिक सवाल, उनके सामने रखकर कैसे देखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद ओशो के दर्शन और उनके जीवन की घटनाओं के बीच जो एक गहरा तनाव मौजूद है, उसे दिखाता है। इस पर विचार किया जा सकता है।